देखिए फिज़िक्स का ये जो बहुत ही खूबसूरत कंसेप्ट है रिलेटिव वेलोसिटी, क्योंकि इसमें हमें ये पता लग जाएगा कि मोशन को कैसे समझना है। मैंने लास्ट टाइम, चलो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, बहुत छोटा सा। मैं सारी की सारी कंडीशंस आपसे बात करूंगा रिलेटिव स्पीड होने के लिए। रिलेटिव स्पीड का मतलब क्या कि एक पर्सन की स्पीड किसी दूसरे के रेस्पेक्ट में। ओके, अभी मैं यहाँ पर जो आपसे डिस्कस करूंगा बस समझना है। अभी देखो, सपोज कि ये कार, ये आगे जाएगी कुछ रफ्तार से, इसकी रफ्तार है वेलोसिटी मान लो वो है v1 और ये नंबर 1, ठीक है। एक और है, इस बार कार नहीं लेते, यहाँ पर ना कोई जगह का नाम मान लेते हैं। सपोज कि यहाँ पर कोई लोकेशन है किसी का घर वगैरह, वो है A, ठीक है। अब यहाँ से सब समझना स्टार्ट करते हैं कैसे कैसे हमें अंडरस्टैंडिंग बनानी है। फॉर नाउ, अगर हम इस कार में बैठे हैं, और वर्ड बहुत ज़रूरी है जो मैंने अभी बोला, अगर हम इस कार में बैठे हैं और मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं, मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं मतलब कि हम अपने चारों तरफ या अपने आसपास जिस भी मोशन के पैरामीटर की बात की जाए वो सब नोट कर रहे हैं, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, सब चीज़ें। तो हमसे किसी ने पूछा, इसके अंदर बैठे हैं हमसे किसी ने पूछा कि आपकी रफ्तार कितनी है, तो हम बोलेंगे कि हम तो चल ही नहीं रहे, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें जो डील कर रहे हैं रिलेटिव वेलोसिटी की वो है यूनिफॉर्म मोशन। और ये मोशन की ब्यूटी आपने कल देखी है ना, ये ऐसा मोशन है जिसमें हम मोशन कर भी रहे हैं पता नहीं चलता हमें। जैसे अभी हमसे कोई पूछेगा कि आपकी रफ्तार कितनी, तो क्या बोलोगे? यू आर मैड, सिंपल, पागल हो, चली कहाँ रहे जो रफ्तार पूछोगे। इसी तरह अगर इसके अंदर बैठे हैं तो हमें नहीं लगेगा कि हम चल रहे हैं। तो जो हमारी स्पीड है ये v1, ये किसने बताई? तो आंसर है कि हमें कहीं ना कहीं स्पीड को, डिस्टेंस को, टाइम को, इन सबको नापना तो था। अब हमें पता है कि अगर हम बोले कि अभी हम रुके हैं या अभी मैं से चल के इधर आ गया, तो मेरी रफ्तार वही कुछ 1 मीटर पर सेकंड मान लो। अच्छा, लेकिन अगर ये बोलूँ मैं तो ये पूरी तरह सच नहीं है, क्योंकि हमारी अर्थ खुद सन के चारों तरफ चल रही है। हमारा पूरा सोलर सिस्टम खुद मिल्की वे सेंटर की, मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर के चक्कर लगा रहा है। सेंटर यहाँ, मिल्की वे और सोलर सिस्टम घूम रहा है। हमारा पूरी गैलेक्सी खुद स्पेस में कहीं ना कहीं एक्सपेंड कर रही है, बहुत तेज़ी से स्पीड अप हो रही है। अब क्या बोले कि स्पीड कितनी है, तो हमें कहीं ना कहीं मेजरमेंट तो करनी थी। अब अगर मेजरमेंट करनी थी कहीं ना कहीं, तो हमने अपने ग्राउंड को मान लिया पढ़ने के लिए कि चलो यही वो चीज़ है जो रुकी है, तो इसके रेस्पेक्ट में हम चल रहे हैं, ऐसा करेंगे। तो एब्सोल्यूट रेस्ट फॉर नाउ, स्टडी पर्पस के लिए रेस्ट मतलब जो सबके लिए रुका हुआ है। अर्थ पे पेड़ के लिए ज़मीन रुकी है, अर्थ पे हवाई जहाज़ के लिए ज़मीन रुकी है, हमारे लिए ज़मीन रुकी है, उस जो वीडियो बन रही है उसके लिए भी ज़मीन रुकी हुई है। तो ये हमने मान लिया कि ये एब्सोल्यूट रेस्ट है। और एब्सोल्यूट मतलब सबके लिए, सब चलेंगे लेकिन ज़मीन को चलता हुआ नहीं मानेंगे। बस ये हमें पहले सोचना था। बट रियलिटी देखें अगर हम, तो यूनिफॉर्म मोशन में हमें खुद नहीं पता कि हम चल रहे हैं कि नहीं। तो यूनिफॉर्म मोशन में हमें लग सकता है कि ज़मीन पीछे जा रही है, पेड़ पीछे जा रहा है, और ये ट्रू होगा यूनिफॉर्म मोशन में। तो जो ये स्पीड है v1, ये स्पीड किसके रिस्पेक्ट में? सो v1 स्पीड या वेलोसिटी इज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये हमें तो पता नहीं कि चल रहे हैं। तो धीरे धीरे जब हम इसकी तरफ जाएं, ये तो बोलना गलत है। फॉर नाउ सपोज कि अब मैं यहाँ नहीं हूँ, इसके अंदर कोई और है। अब वो कोई और कौन है? आप में से कोई।
अब मैंने नोट कर रहा हूं कि धीरे धीरे जब आप इसके करीब जा रहे हैं तो जो ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कम होती जा रही है। कभी आप यहां पर है तो अब डिस्टेंस इतनी है, यहां पर है तो डिस्टेंस इतनी है, फिर एक टाइम आएगा जब इसके पास पहुंच जाओगे। जब इसके पास पहुंच जाओगे तो मैं आपसे पूछूंगा कि आप कितनी दूर चल के आए, तो आप कहोगे मैं नहीं चला हूं, ये जो है किसी का घर या कुछ भी, ये चल के आपके पास आया है, ऐसा लगेगा। जैसे मून, वीनस, कोई भी प्लेनेट है, जब भी चलते हैं तो हमें लगता है कि हमारे पास आ रहे हैं, बट हमें क्या पता कि हम उसके पास जा रहे हो, बट हम अपने लिए सही हैं। तो आप अपनी बात से मुकरोगे नहीं, मतलब पलटोगे नहीं कि हमने ही मतलब घर नहीं हम चलें, ऐसा नहीं बोल सकते आप बोलोगे कि हाँ घर आपकी तरफ चल के आया। मैं बता सकता हूँ थर्ड ऑब्जर्वर की क्या हो रहा है। मेरे रेस्पेक्ट में ये जो चीज़ है वो आगे जा रही है और ये रुकी हुई है, लेकिन मेरे रेस्पेक्ट में इसकी पोजीशन जो थी वो वही है, लेकिन ये आगे बढ़ रहा है, ऐसा बता दिया। ये तो बड़ा आसान है। तो अब हम अपने लिए, जैसे कि आप इस कमरे के अंदर हैं अगर, तो आपके लिए ये घर इस तरफ चल के आ रहा है, इसकी रफ्तार इधर है। कितनी है रफ्तार? जितनी मैंने कही आपकी, तो आप अपने पास एक स्पीडोमीटर रख लेना, उसमें रफ्तार नापोगे तो इसकी रफ्तार आपको उतनी ही मिलेगी जितनी आपकी खुद है ना? ये ट्रू है। अच्छा, एक तो ये कंडीशन बन गई। एक और, अब मान लीजिए कि मैंने एक और कार ले ली, वो भी कुछ स्पीड से चल रही है, सपोज v2 स्पीड से। कल का केस याद होगा, हमें तो पता नहीं कि हम चल रहे हैं, तो हमें लगेगा कि ये चीज़ बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आ रही है, लगेगा ना? तो अब मैं आपसे पूछता हूँ कि बताइए, मैंने इस कमरे में आपसे पूछा, बताइए जो कार नंबर 2 है इसकी रफ्तार कितनी है? तो आप बोलोगे बहुत ज़्यादा है, ये मेरे पास बड़ी तेज़ी से आ रही है। कल का एग्जांपल याद कराता हूँ फिर से मैं आपको, याद है ना? तो बॉल जब हम फेंक रहे थे टाइम कितना लगना चाहिए था, तो मैंने आपसे पूछा, मैंने बोला कि रफ्तार, स्पीड ऑफ कार नंबर 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, स्पीड या वेलोसिटी, अगर डायरेक्शन की बात ना करें तो स्पीड हो जाएगी। सो वेलोसिटी ऑफ कार नंबर 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, ऐसा कुछ कितनी है? सो यू विल से, बहुत आसान है, कितनी है? ये कुछ ऐसे नजर आएगी, बढ़ती हुई नजर आएगी। लेकिन ये बेसिक रूल आए कहां से स्पीड वाले? लेट मी टेल, ये कहां से आए सारे के सारे? मैं इसके लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा हूं। व्हाट ट्रांसफॉर्मेशन? ये क्या हो रहा है, कभी सुना? नहीं। नाउ सी कि ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है। आपने अपनी क्लास में ऐसी इक्वेशंस जरूर पढ़ी होंगी, ऑब्वियस हम पढ़ते हैं। ये इक्वेशन भी एक ट्रांसफॉर्मेशन है। ट्रांसफॉर्म का मतलब है कि एक कोऑर्डिनेट से दूसरे कोऑर्डिनेट में चले जाना, है ना? यहाँ पर x कोऑर्डिनेट से y कोऑर्डिनेट में चले गए क्योंकि दोनों इक्वल है। इक्वल का मतलब ही यही है कि यहाँ पर जो ये कोऑर्डिनेट है ये किसके बारे में बता रहा है? y के बारे में। अब यही हम करेंगे जो समझना बेसिक हमारे लिए ज़रूरी है। वैसे तो ये स्पेशल रिलेटिविटी का केस है, बट फिर भी ये स्पेशल रिलेटिविटी का केस ना मानते हुए हम इसको सिंपल मानेंगे। देखो मैं आपको बताता हूँ एक चीज़, जो जिसको हम पढ़ रहे हैं असल में वो कौन सी मैकेनिक्स है? न्यूटोनियन मैकेनिक्स। न्यूटन की मैकेनिक्स में हुआ ये था कि सबसे पहले गैलीलियो ने रिलेटिव मोशन को एक्सप्लेन किया, सिर्फ एक्सप्लेन ही किया था, कुछ एक दो इक्वेशन बनाई थी, लेकिन न्यूटन ने उसमें और भी इक्वेशंस लगाकर समझाकर उसको एक्सप्लेन काफ़ी अच्छे से किया था। इसीलिए उसको न्यूटोनियन रिलेटिविटी कहते हैं या फिर न्यूटोनियन मैकेनिक्स। गैलीलियन, न्यूटोनियन, इनका एक मिक्सचर बनता है क्लासिकल रिलेटिविटी। तो उसको हम देखते हैं, थोड़ा सा कुछ ज़्यादा दूर नहीं है। ऐसा था कि हमने कल फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझा था ना, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये आपको रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव मोशन कंप्लीट समझा देगा सब कुछ।
चलिए, ये फ्रेम का नाम दे दिया मैंने एस। एक और फ्रेम है जो पीछे से चल के आ रहा है इसकी तरफ, यहां से चल के आएगा, ये हल्का हल्का बनाया ना मैंने इधर, यहां से चल के इसकी तरफ आएगा। कहने का मतलब क्या, एक फ्रेम यहां रुका है तो इसके लिए यहां पर कोई है फ्रेम, मतलब कोई कार, इंसान, कुछ भी, वो चल के इसकी तरफ आ रहा है ऐसे करके। जब दोनों के ओरिजिन क्या होता है, तो आंसर है कि एक ऐसा पॉइंट जहां से हम मेजरमेंट शुरू करते हैं, है ना, जहां से मेजरमेंट शुरू करते हैं, मतलब x इक्वल्स 0, वो ओरिजिन। तो जब इसका ओरिजिन और इसका ओरिजिन दोनों कोइंसाइड कर जाएंगे, वर्ड क्या, कोइंसाइड, मतलब मिल जाएंगे, एक साथ आ जाएंगे, तब हम, या फिर ये ऑब्जर्वर बोलेगा कि कहाँ जा रहे हो, आगे की तरफ चलते जाओ, चलते जाओ। तो एक मूविंग फ्रेम होगा, एक रेस्ट फ्रेम होगा। रेस्ट कौन, मूविंग कौन, तो एक दूसरे के लिए रेस्ट, एक दूसरे के लिए मूविंग, सिंपल। तो इसको हम रेस्ट मान लेते हैं क्योंकि हमें पढ़ना है कहीं ना कहीं। और एक और है जिसमें कोई कार है या कुछ भी हो सकती है, ये मूविंग है, ठीक है, तो ये मूव कर रहा है, इसकी कुछ रफ्तार है, इसका नाम मूव करने वाला है तो इसका नाम एस प्राइम देते हैं। मूव कर रहा है ना, कितनी रफ्तार से मूव कर रहा है, तो v रफ्तार से। ये रफ्तार कौन बता रहा है, ये वाला, और इसके लिए ये वहीं पर है, ये पीछे जा रहा है ना। अच्छा, अब यहां से हम कहानी शुरू करते हैं। इनका मोशन कौन से डायरेक्शन में ले रहे हैं हम, इनका मोशन है x के डायरेक्शन में। तो यहां पर ना हमने एक पार्टिकल माना, कोई छोटी सी बॉल वगैरह मान ली। ये बॉल इसके ओरिजिन से कितनी दूर है, सो यू विल से x प्राइम वाला है ना, तो x कोऑर्डिनेट में, y में और z में बाहर नहीं है, सिर्फ इसी प्लेन में, यहाँ पर ना तो इधर है ना तो ऊपर है, सिर्फ इसी डायरेक्शन में। तो यहाँ से x प्राइम है, और इससे ये बॉल कितनी दूर है, x, कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगी ना, इसके फ्रेम से बोलेगा 1 2 3 4 5 6 7 यूनिट्स दूर है। यूनिट क्यों, क्योंकि मुझे नहीं पता मीटर है कि किलोमीटर की सेंटीमीटर, तो यूनिट्स इतना। अब ये सोचना है, ये इंसान इससे एक आर्ग्यूमेंट करेगा, जैसे मैं करता हूं अभी आपसे। मैंने बोला कि बताइए ये चौक कितनी दूर है, तो मैंने सिंपल कह दिया कि 20 मीटर है। हाँ ठीक है। एक इंसान, आप कहते हैं कि 40 मीटर है, मैंने कहा हाँ ठीक है, होगी 40 मीटर। क्यों, क्योंकि आप दूर हैं इस चौक से, बहुत सिंपल है। तो अब ना कितनी दूर है, ऑफ कोर्स मेरे से 20 मीटर है, तो आप मेरे से कितनी दूर हो, 20 मीटर, सपोज 40 मीटर हो जाएगा, सिंपल। अगर मैं कुछ ऐसा लिखूं x प्राइम, और ये याद रखना कि डिस्टेंस से डिस्टेंस जुड़ेगी, स्पीड से स्पीड ऐड होगी, टाइम से टाइम ऐड होगा, टाइम से स्पीड को ऐड मत करना। तो मैंने इस बॉल की पोजीशन पूछने की कोशिश की, मतलब क्या, मैंने नहीं, जो भी इस फ्रेम में इंसान है वो बोलता है कि मेरे से बॉल 20 मीटर है, तो ये कहता है कि चलो आप चेक करके बताओ, आप चेक करके बताओ कि वाकई में 20 मीटर है कि नहीं। 20 मीटर आप चेक करो, तो आप बोलोगे है। क्यों है, क्योंकि मेरी जब मैं आपसे कितनी दूर है, वो आपसे कुछ 40 मीटर होगी और मेरे से 20 मीटर है, क्योंकि मैं इसके पास हूं, इसलिए 20 मीटर है। तो इसके लिए एक इक्वेशन फॉर्मूला बनाते हैं। देखो सोचो, पहले लॉजिक लगाते हैं, सिंपल जो हम छोटी क्लास में लगाते हैं। ये डिस्टेंस निकालनी है, तो टोटल में से अगर मैं ये डिस्टेंस को माइनस कर दूं तो मेरा आंसर निकल जाएगा। ये डिस्टेंस कितनी है, सिंपल, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड का डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस का ये, इन दोनों की रफ्तार, ये v कितना है, v है, कितने टाइम बाद, ये दोनों में जो डिफरेंस है यहाँ से यहाँ पहुँचने का, कुछ ना कुछ तो टाइम लिया होगा ना, वो टाइम कितना है, t टाइम।
तो टोटल डिस्टेंस में से अगर मैं इसको काट दूं तो मेरे पास ये आ जाएगा ना। यस, अब देखो ये स्पीड किसी पे भी डिपेंड नहीं कर रही क्योंकि ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। ये जो है बॉल इंडिपेंडेंट है। बॉल बोल रही है मैं कूदूंगी, मैं चलूंगी, मैं फट जाऊंगी, कुछ भी कर सकती है बॉल। तो बॉल जो है वो कुछ भी कर सकती है। तो बॉल की पोजीशन वो टाइम के साथ बदल भी सकती है, लेकिन इसकी रफ्तार टाइम के साथ कभी भी नहीं बदलेगी क्योंकि ये यूनिफॉर्म मोशन की बात चल रही है। सही क्या मैंने? और ये इक्वेशन सही है ना? सिंपल वर्क करती है। अब ये क्या हुआ, देखिए ये बॉल 20 मीटर की दूरी पर है। गुड, कैसे पता लगा? तो आंसर है कि मेरे से 40 मीटर थी तो हम दोनों के बीच की डिस्टेंस 20 है। हम दोनों के बीच की डिस्टेंस 20 है। क्यों? स्पीड कुछ होगी, टाइम कुछ होगा, मल्टीप्लाई करके 20 मीटर निकल गया। और यहां से बॉल खुद 20 मीटर पर है, ये 40 मीटर पर। उसने बोला कि देखिए चौक यहां पर है ना, तो पीछे से कोई नाप रहा है, उसने स्केल लिया, ये फैलाया स्केल, उसने नापा 40 मीटर है, ठीक है। उसने फिर मेरी और अपनी डिस्टेंस नापनी 20 मीटर, तो 40 माइनस 20 मीटर, तो मेरे से बॉल की डिस्टेंस 20 मीटर। ये ट्रू है, छोटा सा लॉजिक था, ये कोई बड़ी बात तो थी नहीं है। आ गया 20 मीटर, इसलिए ये फॉर्मूला भी करेक्ट है। इस फॉर्मूले में क्या हुआ, जो भी यहां से बॉल की पोजीशन थी उसको किसने चेक किया? हाँ, उसने क्या कहा, हाँ 20 है। कैसे 20 है? तो मेरे से बॉल इतनी दूर है और आप मेरे से इतनी दूर पर हो, नाप लिया उसने। अब देखो, जब पोजीशन टाइम के साथ बदलती है और बदलेगी भी, क्यों? जैसे मान लो कि जो इसमें बॉल रखी है वो बॉल चलना शुरू कर देती है अचानक से। बॉल का चलना, रुकना, फोर्स लगना सब अलाउड है। क्या अलाउड नहीं है? इसकी रफ्तार बदलना। बॉल चलेगी भी, रुकेगी भी, सब करेगी, लेकिन इसका बदलना स्पीड का अलाउड नहीं है क्योंकि ये यूनिफॉर्म मोशन है। तो बॉल सपोज करो भी चल पड़ती है, उसकी कुछ रफ्तार है, स्पीड। इसके लिए पता है क्यों? देखो क्यों। सपोज कि मेरे हाथ में बॉल है, ठीक है ना, मेरी रफ्तार खुद 20 है, मेरी रफ्तार खुद 20 है। मैंने अपने कंपार्टमेंट में ही बॉल को 20 से आगे फेंका, तो बॉल की रफ्तार मेरे लिए तो 20 रहेगी, लेकिन आपके लिए 40 नजर आएगी। जैसे मान लीजिए कि ट्रक है, ठीक है ना, और ट्रक पे मैं सवारी कर रहा हूँ। ट्रक की रफ्तार है 40 किलोमीटर पर आवर। मैंने ट्रक से बॉल को आगे फेंका 60 किलोमीटर पर आवर से। तो जब आप स्पीडोमीटर में नापोगे ग्राउंड से, ट्रक के ऊपर से नहीं, ग्राउंड से, तो आपको बॉल की रफ्तार 100 मिलेगी। 40 ट्रक की, 60 बॉल की मिलेगी ना। इसलिए इसके लिए अलग रफ्तार है, इसके लिए अलग है। इसके लिए कितनी होगी? इसके लिए सिंपल यू प्राइम। वो बोलेगा कि मेरे तो बॉल चल नहीं रही है, मैंने जिससे फेंका वही रफ्तार है, 60 से फेंकूंगा तो 60 रफ्तार होगी। ये बोलेगा यार 60 तो तुम्हारी है और 40 से तुम भी चल रहे हो, तो बॉल की टोटल रफ्तार हो जाएगी 100। तो मतलब बॉल की पोजीशन बदल सकती है। अगर बदलेगी तो पोजीशन का बदलना क्या कहलाता है? स्पीड। जब पोजीशन बदलेगी, डिस्टेंस बदलेगी तो स्पीड। ये यू यहाँ पर जो ये टी है, जब ये टाइम के साथ बदलेगा तो टी अपॉन में टी, किसी का चेंज जो होता है ना, जब हम लिखते हैं तो टी अपॉन में टी करेंगे तो यहाँ पर केवल वी बचेगा, ऐसा कुछ। क्योंकि इसको हमने टाइम के रिस्पेक्ट में बदले तो टी लगा देंगे, टी लगा देंगे, टी लगा देंगे, ऐसा कुछ, अभी फिलहाल के समझने के लिए। तो ऐसा कुछ मिलेगा, है ना। तो ये हमें मिलेगी बॉल की रफ्तार। इसके लिए बॉल की रफ्तार कितनी है? तो इसने बोला मेरे लिए 60 है। इसके लिए कितनी है? 100। क्यों 100? क्योंकि मैं खुद 40 की रफ्तार से चल रहा हूँ, सही कहा ना। तो उसने बोला हाँ तुम्हारे लिए 60 होगी क्योंकि तुम चल रहे हो। इसके लिए क्यों 60 है? क्योंकि ये चल रहा है। इसके लिए क्यों 100 है? क्योंकि ये भी चल रहा है, बॉल भी चल रही है, दोनों। अब यहाँ से मैं इसको एक बार रिमूव करता हूँ, क्योंकि यहाँ से ये चीज़ जो हमने पढ़ी
इसको बस हमें समझना था कि ऐसा भी होता है क्या, बस। अब हम अपने नॉर्मल कंडीशन पे वापस आते हैं। अब आप मुझे इस बात का आंसर बड़े आसानी से दे सकते हैं कि सपोज कि यहाँ पर एक बॉल है, उसकी रफ्तार है 20, और यहाँ पर एक बॉल है, उसकी रफ्तार है 10। ठीक है, अब ये 20 रफ्तार ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ये 10 ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा? होगा ये कि 20 से ही इसकी तरफ बड़ी तेजी से जा रहा है। इसको तो पता नहीं कि ये जा रहा है, इसको लगेगा कि बॉल इसकी तरफ आ रही है, ये तो यहीं पर रुका हुआ, इसको ऐसा लगेगा। अच्छा, बॉल क्यों आ रही है? क्योंकि इसकी रफ्तार कम है। ये कहानी ऐसी होगी जैसे मान लीजिए कि एक बाइक चल रही है सड़क पर, एक आगे चल रही है सड़क पर। अब एक पीछे जो बाइक की रफ्तार तेज है उसकी, जब उसकी रफ्तार तेज है तो धीरे वाली के पास पास जाता है, जाता जाता फिर से वो आगे निकल जाता है ना आगे। सपोज कि बाइक वाले को पता ही नहीं है, उसको क्या लगेगा? बाइक ऐसे धीरे धीरे पीछे आ रही है, धीरे धीरे पीछे आ रही है, धीरे धीरे पीछे आ रही है, फिर यहाँ के बाद ये आगे जा रही है, आगे जा रही है। तो इसको लगेगा कि ये तो नहीं चल रहा, इसको लगेगा क्या, जैसे यहाँ पर ये ना बाइक है, ये इसको लगेगा कि ये बाइक पीछे आ रही है, पीछे आ रही है, पीछे आ रही है, पीछे आ रही है, फिर ये बाइक पीछे जा रही है और ये यहीं पर है, इसको ऐसा लगेगा। ये तो रिलेटिव वर्ल्ड है ना, कि इसको पता नहीं रफ्तार कितनी है। तो इसके रिस्पेक्ट में बॉल नंबर 1 और ये बॉल नंबर 2, तो बॉल नंबर 1 के लिए बॉल 2 की रफ्तार कितनी है? तो रफ्तार है बॉल 2 1 इक्वल्स टू कितनी हो जाएगी? तो आंसर है कि बॉल 2 की रफ्तार कितनी है? 10। ठीक है, अब वो पीछे जा रहा है तो माइनस, इसकी रफ्तार 20। और अभी हमने माइनस कहीं देखा था ना, u प्राइम इक्वल्स टू u माइनस बी, ये माइनस आता ही आता है फॉर्मूले में। जब हम किसी के लिए रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखते हैं ना, तो वहाँ पर माइनस का कंसेप्ट आता है। मतलब क्या? मैं आपको अब इसका जनरल फॉर्मूला बता रहा हूँ कि कैसे फॉर्मूला राइट डाउन करते हैं। इसको लिखते हैं कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, जनरल फॉर्मूला। तो वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। और वेलोसिटी का केस डायरेक्शन सेंसिटिव होता है, कौन से डायरेक्शन ले रहे हो ये इंपॉर्टेंट है। समझे इस चीज को? देखो, बॉल कौन मेजर कर रहा है किसकी स्पीड? स्पीड ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, विद रिस्पेक्ट टू 1, तो 1 कर रहा है मेजर। तो इसके लिए ये डायरेक्शन मान लो प्लस की है और ये डायरेक्शन, ठीक है। तो अब देखो जरा, 10 भी उधर ही जा रहा है तो 10 प्लस में, 20 भी उधर ही जा रहा है, ये भी प्लस में। इन दोनों के बीच में जो माइनस है ये ऑपरेशन का माइनस है, ये वाला। तो आंसर कितना आएगा? -10 का मतलब कि ये बॉल कहाँ जा रही है? 10 की रफ्तार से पीछे जा रही है ना। ये ट्रू है फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले को हम रिलेटिव स्पीड के लिए अपने पास रिजर्व रखेंगे। ठीक, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो जो विद रिस्पेक्ट टू है वही ऑब्जर्वर है। अब इसी तरह से हम इसके कई सारे कंसेप्ट बना सकते हैं। जरा देखो, ये बॉल फिर से 10 की रफ्तार, यहाँ एक बॉल है 5 की रफ्तार। इस नंबर 1 को तो पता ही नहीं है कि 2 उसकी तरफ आ रहा है, या फिर 2 से पूछते हैं। अब 2 को नहीं पता कि 1 उसकी तरफ 2 उसकी तरफ जा रहा है ना। 1 को ये नहीं पता चलेगा कि वो 2 की तरफ जाएगा। 1 को लगेगा कि 2 उसकी तरफ आ रहा है और ये जा ही नहीं रहा है कहीं। और 2 बोलेगा नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, 1 मेरे तरफ आ रहा है। ठीक है, तो अब हम निकालते हैं स्पीड ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। तो 1 के लिए विद रिस्पेक्ट टू 2 ना, तो नाप कौन रहा है? 2 वाला। तो ये मान लो कि ये प्लस है, यू आर फ्री टू चूज, कैसे भी मान लो। और ये वाली माइनस है, इसके अपोजिट। चलो फॉर्मूले में रखते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ 1 माइनस वेलोसिटी ऑफ 2, फॉर्मूला कहता है कि वेलोसिटी 1 कहाँ पर है? 1 की माइनस साइड पे है। माइनस की कितनी? 10 माइनस 2 की स्पीड प्लस में 5 माइनस 15। और ये तो लगेगा ना कि बड़ी तेजी से आ रहा है, लेकिन
ये अपोजिट साइड से आ रहा है बड़ी तेजी से, और अपोजिट के लिए माइनस आ गया, नेगेटिव सेंसिटिव है ये। तो बस यही हमें समझना है इसमें। अब मैं, अगर आपको ये समझ में आया तो एक खूबसूरत सा कंसेप्ट बताता हूँ आपको मैं। देखो वो कंसेप्ट जरूर समझना। वो इस तरह से है कि मानिए कि कोई एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा है इंसान, एक ट्रेन उसकी तरफ आती है, कैसे ट्रेन आई है, डायग्राम बहुत गंदा बना है, मैं बताता हूँ। मान लीजिए कि यहाँ पर ऐसे प्लेटफॉर्म पे कोई खड़ा है ऐसे करके, जैसे मैं खड़ा हूँ, मैं ट्रेन का इंतजार कर रहा हूँ, ट्रेन चल के आ रही है मेरी तरफ। ट्रेन में ना एक मेरा फ्रेंड है, जब वो मेरा फ्रेंड और मैं, हम दोनों का ऑरिजिन कोइंसाइड करता है एक साथ। जब मेरे सामने मेरा फ्रेंड आता है तो मेरे को हाथ दिखाता है, हेलो करता है, मैंने कहा हेलो। ट्रेन का दरवाज़ा बंद हो जाता है, खिड़की बंद हो जाती है। ट्रेन के लिए खास बात यह है कि वो यूनिफॉर्म मोशन कर रही है। अब आप समझना कि क्या खतरनाक खेल होने वाला है। ट्रेन यूनिफॉर्म मोशन करने वाली है, तो मेरे फ्रेंड को लगेगा, मेरे फ्रेंड को चलो कुछ नहीं लगेगा, बंद है दरवाज़ा, ठीक है। मेरे लिए ट्रेन चल पड़ती है आगे, मेरे फ्रेंड के लिए तो कुछ नहीं है, वो तो जहाँ है अभी भी वहीं पर है मेरे सामने। मेरा फ्रेंड तो सोचेगा कि हम दोनों जहाँ हैं वहीं पर है, कि दरवाज़ा बंद है सब कुछ, तो वो आगे निकल गया मेरे लिए। मैं देखता हूँ ट्रेन चल रही है, आगे निकल गया, रुक जाती है, कुछ देर के बाद दरवाज़ा खुलता है। मेरा फ्रेंड सरप्राइज, अरे कहाँ गया? वो देखता है कि मैं चल के इधर आ गया, है ना, वो देखता है कि मैं चल के इधर आ गया, और मैं क्या बोलता, अरे तुम चल के आगे गए हो। वो ये मानेगा ही नहीं मेरी बात कि वो चल के आगे गया है, क्योंकि इस बात का तो कोई प्रूफ ही नहीं है कि मैं उसको साबित करके दिखाऊं ये यूनिफॉर्म मोशन। समझ में आ रही ना बात? अगर ट्रेन का दरवाज़ा खुला है तो वो देखेगा कि पूरा प्लेटफॉर्म चल रहा है, ऐसा कुछ। तो ये है यूनिफॉर्म मोशन की कंसेप्ट और इसकी ब्यूटी। रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट समझ में आया, वेलोसिटी का। अगर ये आ चुका है तो थोड़ा सा और आगे चलते हैं हम, जिसमें नापते हैं स्पीड को, वही यूनिट है इसकी, मीटर पर सेकेंड, बट इन डिफरेंट वे। ठीक है, पॉज कर दीजिए। ठीक है, प्ले कर दीजिए, कर दिया, ओके। देखिए एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी, बात एक ही है। स्पीड में डायरेक्शन ऐड कर दी तो वेलोसिटी। कंसेप्ट क्या होता है इसका? देखिए मानो कि दिल्ली से एक ट्रक लोडेड है, उसमें कुछ सामान रखे गए हैं, उसको अलाउड है कि दिल्ली से जाओ मुंबई, बॉम्बे। यहां पहुंचना है ट्रक को इस जगह पर। इसके डिस्टेंस मान लीजिए कि वो है 500 किलोमीटर, और दिल्ली में जो भी ट्रक डीलर है सामान जो उधर पहुंचाएगा, उसने बॉम्बे वाले ट्रक डीलर से बात की कि कब तक सामान चाहिए। उसने कहा 5 घंटे में। उसने कहा मिल जाएगा। उसने पूछा एक बात, लेट पहुंचे कोई दिक्कत तो नहीं? बोले दिक्कत है। जल्दी पहुंचे कोई दिक्कत तो नहीं? तो भी दिक्कत है। टाइम पे पहुंचे जो टाइम आपको बोला गया है, ठीक 5 घंटे में, ना 5 घंटे से पहले ना 5 घंटे के बाद। क्या पता वो कोई दूसरा काम कर रहा हो, फिर ट्रक खड़े करने की जगह ना हो, तो 5 घंटे में ही आओ। ऐसे में रफ्तार निकालना बड़ा आसान है हमारे लिए, है ना, 100 किलोमीटर पर आवर, और हम इसको निकाल के खुश हो गए। वी आर हैप्पी। बट एक प्रॉब्लम है, जब दिल्ली से ट्रक निकलेगा तो मुझे बताइए, क्या रास्ते में ट्रैफिक नहीं मिलेगा? मिलेगा। ढाबा नहीं मिलेगा? मिलेगा। टायर पंक्चर हो गया तो, या ट्रक ड्राइवर सो गया तो? अच्छा, जब ट्रक दिल्ली से बॉम्बे निकलेगा, स्पीड कितनी बढ़िया निकाली है, 100। ठीक है, मैंने अगले सेकंड में पूछा बताओ रफ्तार कितनी? वो बोलता है 50 है। मैं फिर से पूछता हूँ अब कितनी है? बोलता है 60 है। मैं पूछता हूँ 70, अब बताओ कितनी? बोलता है 100 है। मैंने कहा अच्छा, अब बताओ 70 है। अब बताओ कितनी है? बोलता है 20 है। अब बताओ, रुकी हुई है।
अब बताओ 10, फिर से बताओ कितनी है, बोलता है कि 90। मैं पूछता हूँ कि आपकी रफ्तार 100 कब है? 100 तो है ही नहीं, तो बॉम्बे पहुँचे कैसे, मुंबई पहुँचोगे कैसे फिर आप? रफ्तार तो बदल रही है, रफ्तार तो फिक्स है ही नहीं। जब रफ्तार फिक्स नहीं है तो मैं क्या बोलूँगा रफ्तार, 50 कि 60 कि 70 कि 80 क्या बोलूँगा मैं? अरे बोलने के लिए कोई रफ्तार तो होनी चाहिए ना, फिक्स ही नहीं है। अब मैं रफ्तार किसी को क्या बताऊँगा? जैसे आपके स्कूल में बच्चों के मार्क्स आए कुछ, तो प्रिंसिपल आई टीचर के पास, वो पूछती है बताइए कि आपके स्कूल में कितने मार्क्स आए इस क्लास के अंदर। क्लास में टोटल 60 स्टूडेंट हैं। मैम प्रिंसिपल को खड़ा करती है, बोलते हैं इस बच्चे के इतने, उस बच्चे के इतने, उस बच्चे के इतने, उस बच्चे के इतने, उस बच्चे के इतने। प्रिंसिपल शक्ल देखते हैं उनके, अगली बार से स्कूल नहीं आना। टीचर आपका यहाँ से हमने भगा दिया है, भागो, स्कूल मत आना अगली बार से। टीचर सरप्राइज, क्यों? प्रिंसिपल ने मार्क्स पूछे, मैं तो मार्क्स ही तो बता रही हूँ। प्रिंसिपल ने बोला बेवकूफ़ हो, मुझे एवरेज मार्क्स बताओ कितने हैं, ये नहीं कि उसके कितने, इसके कितने, उसके कितने। क्योंकि एवरेज का मतलब ही यही होता है कि एक ऐसा नंबर जिसके कुछ आसपास और कुछ इधर नंबर हो, वो एवरेज सेंटर में लाई करता है। जिस तरह से इसकी स्पीड, हम क्या बताएंगे कितनी है, 50 है, 90 है कि 100 है कि 200 है। अगर रफ्तार धीरे है तो इसको कुछ टाइम बाद रफ्तार बढ़ानी पड़ेगी ताकि वो बॉम्बे टाइम पे पहुंच जाए। अगर उसकी रफ्तार 60 है, वैसे तो फिक्स होनी नहीं है, कुछ भी हो सकती है, तो उसको 100 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार को पूरा करने के लिए रफ्तार को 140 करनी पड़ेगी, ऐसा कुछ, ताकि कवर अप हो जाए। और ऐसे में ही हम एवरेज स्पीड का कंसेप्ट इस्तेमाल करते हैं ताकि बता तो सकें कि दिल्ली से बॉम्बे कितनी रफ्तार चाहिए, कितनी चाहिए, 60, 50, 80, 70 कितनी, हाँ इसके लिए 100। तो एवरेज स्पीड को हम तभी यूज़ करते हैं। और इसका कंसेप्ट क्या है? तो आंसर है कि सिंपल टोटल डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी। इस वेलोसिटी है तो टोटल डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट क्यों यूज करते हैं, आई विल डिस्कस। और टोटल टाइम कितना लिया है या कितना दिया गया है, टोटल टाइम टेकन। स्पीड होगी तो टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, इट इज इजी। नाउ लेट्स वी गो फॉर मोर, कि जब स्पीड और वेलोसिटी को पढ़ते हैं तो इनके बीच में डिफरेंस क्या है। ठीक है, देखते हैं इसको। देखिए, स्पीड बस एक नंबर है जो केवल ये शो करता है कि कोई इंसान कितनी रफ्तार से चल रहा है, बस। एंड इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, जिसका केवल एक लेंथ होती है, एक नंबर है बस। इसकी यूनिट या ऐसा ही है, मीटर पर सेकेंड, बाकी कन्वर्जन कर लेंगे। डायमेंशन का भी एक खेल होता है जो मैं आपको अभी बस सिखा देता हूँ, जब सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे तो अच्छे से जान जाएंगे। मीटर में लेंथ होता है, टाइम में टी होता है, और ये पर है तो LT - 1 यूनिट से बना लिया। अच्छा ठीक, ये हो गई स्पीड के बारे में। अब आता है वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट। हमने देखा था ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और फाइनल पोजीशन, और मैंने ये पोजीशन पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो वेलोसिटी कितनी होती है? तो आंसर है कि चेंज इन पोजीशन, डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। व्हाट इज मेंट बाय डेल्टा x एंड डेल्टा t? डेल्टा मीन्स चेंज, इट शोज चेंज, एंड चेंज y। तो सुनो, एक ऑब्जर्वर A पर है, ठीक है ना, मैंने उसको t = 0 पे नापा, पूछा कहाँ पर हो, बोलता है A पर। 1 पे कहाँ पर हो, A पर। 2 पे कहाँ पर हो, A पर। हर एक सेकंड पे जब मैं पूछता हूँ A पर है। जब मैं 3 सेकंड पे पूछता हूँ कि कहाँ पर हो, तो बोलता है कि मैं इधर हूँ, पोजीशन B पर। तो पोजीशन में चेंज आया, और कब आया? तो उसने बोला कि जब आपने 2 के बाद 3 सेकंड किया ना, तो मैं यहाँ पर आ गया। मैंने कहा अच्छा,
तो इसका मतलब है कि उसने 1 सेकंड लिए यहाँ से आने में, 2 सेकंड पे यहाँ था तो 3 सेकंड पे यहाँ पर। लेकिन जब कैलकुलेशन आसान करनी हो, समझना हो, तो मैंने क्या बोला था कि वो टाइम लो जहाँ से हम जब मेजरमेंट शुरू करते हैं। इसका मतलब कि 2 सेकंड को हम क्या मानेंगे अभी के लिए 0, t = 0 जब हम मेजरमेंट स्टार्ट किए, और 1 सेकंड में वो यहाँ पर आ गया। पहले ये xi पर था, अब ये xf पर है फाइनल पोजीशन। तो चेंज इन पोजीशन कितना है? तो आंसर है कि xf - xi। ये चेंज इसने कितनी देर में किया? ज़रूरी नहीं है 1 सेकंड में करे, तो इसलिए इसने कुछ टाइम लिया है, इतने टाइम के चेंज में, इतने टाइम के डिफरेंस में इतनी पोजीशन बदली है। फिर से कुछ टाइम लिया है, यहाँ पर tf टाइम मान लो, ये ti टाइम। अब ये ज़रूरी नहीं कि हमेशा की इनिशियल टाइम 0 ही हो, किसी किसी के लिए कोई और भी रख सकता है अपने लिए। बोलता है कि मैंने 10 सेकंड से स्टार्ट किया, ठीक है, तो ti, ठीक है। कितनी पोजीशन चेंज की आपने इतनी पोजीशन, तो 1 सेकंड में कितना? इसको 1 बनाने के लिए इसी से डिवाइड, तो 1 सेकंड में इतना चेंज आया है पोजीशन में, और यही 1 सेकंड में चेंज क्या कहलाता है? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या है? हमने इसको 1 बनाया ना, और जब किसी नंबर को 1 बनाते हैं तो वो रेट बन जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कि कितने टाइम में बदलते हो, ये भी ज़रूरी है। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, इसकी यूनिट सेम, मीटर पर सेकेंड। और जो डिस्प्लेसमेंट है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेस करना है, कहाँ करना है? वहाँ से वहाँ, यहाँ से यहाँ, उधर से उधर, तो ये वेक्टर क्वांटिटी। तो वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, तो वेक्टर क्वांटिटी है ये, इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। और 4th चैप्टर में हम वेक्टर को कैसे लिखते हैं ये डिस्कस करूँगा मैं। डायमेंशन सेम, LT-1। ओके, अच्छा, अब इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर, ठीक है। कुछ ग्राफ की बातें कर लेते हैं, ठीक है, पॉज। देखिए, ये डेफिनेशन अभी बना दी मैंने। इट इज़ ए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन टू सी द बिहेवियर ऑफ यूनिवर्स। हाँ, ये लाइन का मतलब समझाता हूँ मैं कि टू सी द बिहेवियर ऑफ यूनिवर्स क्यों बोला, लेकिन ये ठीक है। विच टेल्स द रिलेशन बिटवीन 2 और मोर क्वांटिटी। देखिए ऐसा क्यों? असल में हम एक चीज़ को अच्छे से पहले पढ़ चुके हैं कि अगर x = y + 2 है तो इसका ग्राफ बनाना जानते हैं हम, इसमें x और y का रिलेशन पता चलता है। अब ये जो ग्राफ हमारे पास आएगा ये हमने कैसे बनाया? इससे बनाया। ये क्या चीज़ है? तो आंसर मैथमेटिक्स। और मैथमेटिक्स क्या है? यूनिवर्स की लैंग्वेज। जिस लैंग्वेज में यूनिवर्स हमसे बात करता है ये वो लैंग्वेज है। हम किसी से कैसे बात करते हैं? गुस्से में मूव कर जाओ इधर, है ना। अगर हम किसी को बोलते हैं कि कोई चीज़ को यहाँ से वहाँ फेंकना है तो कैसे बोलेंगे? एक्सप्रेस कर रहे हैं ना। कोई गुस्से को एक्सप्रेस करता है तो कोई खुशी को एक्सप्रेस करता है, अपने अपने तरीके हैं। तो यूनिवर्स भी एक्सप्रेस करता है, और क्या कहते हैं उसको हम? एक्सप्रेशन।
है ना, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। और यही तो यूनिवर्स की लैंग्वेज है। इसको समझते हैं, ग्राफ बनाते हैं, समझ गए नेचर। और दूसरी तरफ ग्राफ को देखकर हम ऐसा बनाना भी जानते हैं। इसको जानते हैं तो इसकी वर्डिंग भी लिखने आती है। क्या लिखते हैं? x इज 2 मोर देन y, लिख सकते हैं ऐसा। या फिर x एक्सीड्स y देन 2। बहुत सारे तरीके हैं, जिस लैंग्वेज में समझ में आता है हम कन्वर्ट कर सकते हैं। कितना आसान हो गया। यूनिवर्स हम कैसे इतनी आसानी से बात कर रहे हैं ना। ये देखो, ग्राफ देखा, ये बनाया, इससे हमने वर्ड बना लिया। हम यूनिवर्स को कैसे देखते हैं? तो हम देखते हैं कि मान लीजिए कि एक मेटियोर है जो अर्थ की तरफ आ रहा है, इधर। इसकी पोजीशन साइंटिस्ट नोट करते हैं। हमारा यूनिवर्स यूनिफॉर्म मोशन, ये मोशन प्रिडिक्टेबल है। हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि क्या होने वाला है, बिकॉज यूनिफॉर्म मोशन टेल्स और रिलेट्स और स्टडीज द कॉन्स्टेंसी ऑफ द यूनिवर्स। जिस चीज का नेचर नहीं बदलता है वो ये वही तो यूनिफॉर्म मोशन है। क्या इसकी रफ्तार बदलेगी? नहीं, इसकी रफ्तार नहीं बदलेगी। तो हमने ये देखा कि 1 सेकंड में ये 1 मीटर आया, फिर 1 सेकंड में 1 मीटर आया, तो अगले 1 सेकंड में भी 1 मीटर, फिर अगले 1 सेकंड में भी 1 मीटर। तो दिस इज व्हाट वी कैन प्रिडिक्ट फ्रॉम द यूनिफॉर्म मोशन। ये प्रिडिक्टेबल है। नेचर हमारा रैंडम भी होता है। जैसे कोई बाइक है, 1 सेकंड में 10 की स्पीड, फिर 1 सेकंड में 5 की स्पीड, 20 की स्पीड, 19 की स्पीड, 17 की स्पीड। तो ये प्रिडिक्टेबल नहीं है। जिसको हम यहाँ पढ़ते हैं 11th में, 12th में, 9th में, ये सब चीज़ें हम जो पढ़ रहे हैं, फॉर्मूला बनाते हैं, ये चीज़ प्रिडिक्टेबल होती है। और फॉर्मूला नेचर को प्रिडिक्ट करने के लिए बनाया गया है। ऐसी रफ्तार के लिए कोई फॉर्मूला नहीं बनाया जो रैंडम चेंज हो रही है। उसके लिए हम बड़ी खतरनाक और एडवांस मैथमेटिक्स करते हैं, याद रखना। और इसके लिए सिंपल मैथमेटिक्स, वो मैथमेटिक्स क्या, ये वाली, ये हमें प्रेडिक्ट करके बता देगी कि अगर 1 सेकंड में 1 मीटर जाता है तो रफ्तार ये है, तो अगले 20 सेकंड बाद ये कहां पर होगा। दिस इज व्हाट वी कैन प्रिडिक्ट। और यही प्रिडिक्शन साइंटिस्ट नोट करते हैं, तो वो इसकी रफ्तार निकाल के, डिस्टेंस निकाल के, टाइम निकाल के कैलकुलेशन डाटा बना के रखते हैं। फिर वो बताते हैं कि एक मीटियोर कितनी टाइम के बाद अर्थ से हिट करेगा। कैसे पता लगाया? उन्होंने इसके चलने के पैटर्न को ऑब्जर्व किया, उससे बनाया एक ग्राफ। ऐसे करके एक ग्राफ बनाया। इस ग्राफ से क्या बनाई उन्होंने? इक्वेशन बनाई। इक्वेशन कौन सी? कोई भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। ये जैसे y इक्वल्स टू 2x, ऐसे 2x प्लस 3, ऐसी इक्वेशन बना दिया। और वो उससे प्रिडिक्ट करते हैं कि इसकी पोजीशन ऐसे ऐसे चेंज हो रही है, कितने टाइम में चेंज हो रही है, ये भी नोट कर रहे हैं। वो ग्राफ में दिख गया उनको सब कुछ, और ये काम हो गया। तो क्या ग्राफ हमें यूनिवर्स का बिहेवियर नहीं बता रहा? बता रहा। सो इट इज रिप्रेजेंटेशन टू सी द बिहेवियर ऑफ यूनिवर्स। तो ग्राफ को समझना बहुत ज़रूरी है। सो लेट्स वी सी कि जिस हम ग्राफ को समझेंगे, और ये भी याद रखिएगा कि यूनिफॉर्म मोशन को हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आगे क्या इवेंट होने वाला है। लेकिन हमारा यूनिवर्स यहीं सीमित नहीं है, आगे ऐसे फिजिक्स भी आएंगे जो अनप्रेडिक्टेबल होंगे। अभी तो प्रेडिक्ट कर सकते हैं। हो ओके, सो मैं ग्राफ को पहले रीड करना सीखते हैं हम पहले ना, आराम से। ये ग्राफ दो क्वांटिटी के बीच में, डिस्टेंस और टाइम। टाइम को हम इस एक्सिस पे शो करेंगे, डिस्टेंस को हम इस एक्सिस पर, ठीक है ना। ओके रुको। तो टाइम को ये एक्स एक्सिस पर, हम किसी भी एक्सिस पे दिखा सकते हैं, बिकॉज एवरीथिंग इज रिलेटिव। एक्सिस भी, लोकेशन भी, कुछ भी, सब चीज़ें रिलेटिव है। किसी के लिए टाइम यहाँ है तो किसी के लिए इस एक्सिस पर हो सकता है। तो यहाँ पर इसको नापेंगे कैसे? सेकंड में, तो हम लिख देते हैं यहाँ पर सेकंड। इसको मीटर में, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि मीटर में। और इस तरह यहाँ पर बढ़ेगी वैल्यू और टी यहाँ पर बढ़ेगा, ठीक है। हमने नोट किया एक ग्राफ ऐसे, स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन देख के क्या याद आता है? ओम्स लॉ।
10th क्लास में जब कभी भी कोई इक्वेशन स्ट्रेट लाइन देती है तो उस इक्वेशन में वेरिएबल की पावर कितनी होती है 1, और ये उसी के लिए तो है। कैसे वी नो, उसी के लिए है ये चीज़, सब वेरिएबल की पावर 1 है। यहाँ पर हम ये नोट करेंगे पैटर्न कि ये 1 सेकंड में 1 मीटर पे आई, फिर अगले 1 सेकंड में यहाँ पर ये यहाँ से यहाँ 1 मीटर गई, फिर यहाँ पर भी 1 सेकंड 1 मीटर, तो ऑब्वियस है फिर वो कंटिन्यू यूनिफॉर्म मोशन कर रही है, आगे का नेचर भी सेम है। अगर ऐसा है तो ये जो लाइन है ये वाली जो आगे जा रही है, ये इसके साथ एक एंगल बनाती है, इसके साथ भी बनाती है। अब आपकी मर्जी, आप किसी के साथ लेना चाहते हो, चाहे यहाँ ले लो चाहे यहाँ पर ले लो एंगल, इट इज़ रिलेटिव, ऐसे मर्जी मन करे। तो एंगल को डिनोट करने का तरीका क्या, थीटा, है ना 10th में। अच्छा, एंगल के सामने जो एक्सिस होती है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर, जो कि डिस्टेंस है, और जो बेस पर है वो कौन सी, टाइम है। तो परपेंडिकुलर पे परपेंडिकुलर टाइम, अगर मानो कि ये परपेंडिकुलर है तो ये वाली कौन सी है, परपेंडिकुलर पे ये वाली 90, और परपेंडिकुलर पे 90 जो बनाती है वो बेस होती है। इससे हमने पता लगा लिया कि tan थीटा अगर निकालेंगे कि आएगा डिस्टेंस अपॉन में टाइम, आएगा ना। और यही चीज़ क्या होती है, यही चीज़ स्पीड होती है, और इसी को जो एंगल बनाया है इसी को बोलते हैं स्लोप। इसका स्लोप कितना है ना। और यही स्लोप को हम जब इक्वेशन लिखते हैं y इक्वल्स mx प्लस सी, अभी c को मान लो 0 है तो m कितना आएगा, y अपॉन x, मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यही चीज़ वो स्लोप है जिसको हम m लिखते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, स्लोप ऑफ d वर्सेस t ग्राफ क्या देता है, स्पीड, और स्लोप स्पीड है। तो स्लोप वर्सेस स्लोप ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम ग्राफ गिव्स यू स्पीड। तो ये एंगल से आपको पता लगेगा कि स्पीड ज़्यादा है कि कम। बहुत सिंपल, एक बार देखते हैं इसको। अगर हमने ग्राफ बनाया एक, यहाँ डिस्टेंस, यहाँ टाइम, एक कार का ग्राफ ये बना A, एक कार का ग्राफ ये बनता है B, एक का बनता है C। किसकी रफ्तार ज़्यादा, तो आंसर जिसका स्लोप ज़्यादा है, जिसका एंगल ज़्यादा है। इसका एंगल यहाँ से कम है, ये B वाली के लिए। A का एंगल थोड़ा सा ज़्यादा है, C का एंगल सबसे ज़्यादा है, तो C की रफ्तार भी सबसे ज़्यादा होगी। ये पता लगा लिया। अगर मैं टाइम को रिवर्स कर दूँ, इसको एक्सिस को रिवर्ट कर दूँ, मैं यहाँ टाइम लेकर आऊँ और यहाँ डिस्टेंस लेकर आऊँ, है ना, B की हो जाएगी फिर, क्योंकि पलट जाएगा। कैसे, T अपॉन डी इक्वल्स टू थीटा ना, इसको पलट लेंगे तो D अपॉन थीटा, D अपॉन टी इक्वल्स टू 1 अपॉन थीटा। तो जिसका एंगल सबसे कम होगा B वाली का, उसकी रफ्तार सबसे ज़्यादा। इनवर्स रिलेशन है ना, अपोजिट। तो ये हमें ग्राफ को रीड करना है। और फिर तो हमें ये भी पता है कि कौन सा ग्राफ रेस्ट को दिखलाएगा, कौन सा ग्राफ स्पीड को कांस्टेंट दिखलाएगा, कौन सा ग्राफ स्पीड को बदलता हुआ दिखाएगा। अगर हम ऐसा ग्राफ बनाते हैं, ये D यहाँ, T यहाँ, तो टाइम बीत रहा है, ये डिस्टेंस बढ़ी नहीं रही है। कहाँ पर है, 50 मीटर पर, तो 50 मीटर पर अभी भी अब पोजीशन नहीं बदल रही है, तो रेस्ट मानते हैं। कांस्टेंट है, क्या कांस्टेंट है, कुछ भी नहीं, रेस्ट पर है, ये चल ही नहीं रहा है, ठीक है। और ये जो रफ्तार थी, ये रफ्तार B की, खुद B के लिए कांस्टेंट है, क्योंकि हर एक सेकंड जो डिस्टेंस बदल रही है वो सेम है। तो ऐसे मोशन में इसको पता ही नहीं चलेगा कि ये मूव कर रहा है, बट फिर भी जब हम ग्राउंड पे कार चला रहे हैं तो अब हम ये मान सकते हैं कि चलो B मूव कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, क्योंकि इंजन का झटका, धक्का, ये सब चीज़ें लगनी है, बट स्टडी के लिए तो मानना पड़ेगा। बट वी नो रियलिटी कि यूनिफॉर्म मोशन को हम कभी भी डिटेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है, ये ट्रू है। अब आगे का हम थोड़ा सा देखते हैं नेक्स्ट टाइम।